Hello everyone. I hope you are fine. So today we are going to discuss about Navteej Singh Johar versus Union of India. तो ये केस को LGBTQ केस के नाम से भी जाना जाता है और इसमें सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। मतलब पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज नहीं किया था, पार्शली डीक्रिमिनलाइज किया था। तो क्या है इसकी स्टोरी, चलिए हम जानते हैं। तो बैकग्राउंड समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी क्या कहता है। आईपीसी जो लॉ है वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1861 में एनेक्ट किया था टू कोडिफाई द इंडियन लॉज। तो तब से ये सेक्शन आईपीसी में है। और इसका मतलब क्या है? 377 ये कहता है कि कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इज क्रिमिनलाइज्ड। मतलब कार्नल इंटरकोर्स का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में एनी सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, राइट। टू एंटिटीज क्यों एक जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ? चाहे वो बिटवीन एनिमल, ह्यूमन एनिमल, कुछ भी हो सकता है। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर का मतलब ये है कि जनरली ट्रेडिशनली ये एक्सेप्ट किया गया है कि देर आर ओनली टू ऑर्डर ऑफ नेचर, मेल एंड फीमेल। उसके बियॉन्ड हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स देर हैव बीन मोर देन टू जेंडर्स। सो ये तो ट्रेडिशनल थॉट था। तो उस थॉट के बेस पे हमने इस चीज़ को क्रिमिनलाइज किया था कि दैट वी कैन नॉट हैव एनी सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन सेम जेंडर। इसका मतलब मेल और मेल, फीमेल और फीमेल के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन समाज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, राइट। इसके बेस पे हमने इसको क्रिमिनलाइज किया था। और इस क्लॉज के तहत जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, मतलब पुलिस है, वो होमोसेक्सुअल कपल्स थे उनको टारगेट करती थी। और 2013 का एक केस था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, इसका वीडियो अभी आगे आएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 377 को वापस रिक्रिमिनलाइज कर दिया था। जो इसके पहले का केस था उसमें डीक्रिमिनलाइज हो गया था, लेकिन वापस 2013 में कोर्ट ने उसको रिक्रिमिनलाइज कर दिया था, होमोसेक्सुअलिटी को। तो जो बहुत सारे LGBTQ इंस्टीट्यूशन थे, उनकी जो भी एसोसिएशन थी, इंक्लूडिंग डांसर नवतेज सिंह जौहर, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 चैलेंजिंग सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने दो क्वेश्चन फ्रेम किए थे। पहला था दैट वेदर सेक्शन 377 वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ LGBTQ प्लस इंडिविजुअल्स। Second is that is criminalization of consensual same-sex relationship, a violation of Article 14 equality, Article 15 non-discrimination, Article 19 freedom of expression and Article 21 right to life and dignity। तो ये दो क्वेश्चन को ब्रीफली आंसर करते हुए, आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड, कोर्ट ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया। यूनानिमस वर्डिक्ट का मतलब ये है कि विद फुल मेजोरिटी कोर्ट ने कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशन को, होमोसेक्सुअल रिलेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। कंसेंशुअल का मतलब ये है कि जब दो एडल्ट्स, चाहे वो मेल मेल हो, फीमेल फीमेल हो, जब अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और म्यूचुअल एग्रीमेंट से किसी रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसको सेक्शन 377 के अंडर क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत उनको, उनके ऊपर कोई एक्शन आप नहीं ले सकते। इसमें समझने वाली बात यह है कि सेक्शन 377 को पार्शली स्ट्रक डाउन किया था। मतलब जो क्लॉज कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज कर रहा था उसको ही स्ट्रक डाउन किया था कोर्ट ने। जबकि जो बाकी सारे एक्ट है उसको अभी भी क्रिमिनलाइज करके रखा था। वो कौन से एक्ट है? तो पहला है नॉन कंसेंशुअल एक्ट, मतलब विदाउट एनी परमिशन अगर आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं विदाउट हीज और हर कंसेंट, तो उसको क्रिमिनलाइज माना जाता है, उसको क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है। सेकंड है बेस्टियलिटी। बेस्टियलिटी का मतलब यह है सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अ लोअर एनिमल। थर्ड है एक्ट इन्वॉल्विंग माइनर्स, मतलब आप माइनर्स के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कार्नल एक्टिविटी कर रहे हैं जो अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर है, तो उसको भी अंडर सेक्शन 377 क्रिमिनल एक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो आगे हम ये समझेंगे कि क्या की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने इस यूनानिमस डिसीजन का वर्डिक्ट दिया था। सबसे पहले अंडर आर्टिकल 14 सेक्शन 377 वाज आर्बिट्री एंड वायलेटेड द राइट टू इक्वालिटी।
Second, that under Article 15, discrimination based on sexual orientation is unconstitutional. Third, under Article 19(1)(a), right to express one's identity and sexuality is fundamental right. And under Article 21, right to dignity, privacy and autonomy includes sexual orientation. तो वो जो भी मेल मेल हो, फीमेल फीमेल हो, वो जो भी एक्ट कर रहे हैं, जो भी उनका रिलेशन है, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। इसमें स्टेट या लॉ एनफोर्समेंट अपनी दखलगिरी नहीं दिखा सकता है, राइट। तो ये था बेसिकली कोर्ट के जो जजमेंट था वो कौन से की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। इस केस में से दो बड़े फेमस कोट हमें सीखने को मिलते हैं। एक तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री ओज एन अपॉलॉजी टू द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी एंड देयर फैमिलीज। और दूसरा जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि दैट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हैज अ राइट टू इक्वल सिटीजनशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये केस होने के बाद इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या था? तो पहला तो ये था दैट लैंडमार्क स्टेप इन एलजीबीटीक्यू राइट्स इन इंडिया। हाँ, तो ये जजमेंट के बाद जो चीज़ क्रिमिनलाइज थी इंडिया में वो भी डीक्रिमिनलाइज हो गई, मतलब इसके नए एवेन्यूज खुल गए। सेकेंड, इट रिकॉग्नाइज सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज एन इनेट एंड इम्यूटेबल ट्रेट, मतलब कि जो भी सेक्सुअल ट्रेट्स है लोगों के, चाहे वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एलजीबीटीक्यू में से किसी भी अम्ब्रेला में वो बिलोंग करते हो, आपको वो जैसे है आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। थर्ड, दैट इट पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर लीगल डिस्कशन ऑन मैरिज इक्वालिटी, अडॉप्शन और सिविल राइट्स। तो इस चीज़ पे अभी भी डिबेट हो रही है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो एग्जीक्यूटिव हो, उनके मैरिज राइट्स, एडॉप्शन और सिविल राइट्स में अभी कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं। 2016 में एक बिल आया था ट्रांसजेंडर के राइट्स के रिगार्डिंग, लेकिन उसके अलावा दूसरी जो जेंडर्स है एलजीबीटीक्यू के अंदर, उनके लिए अभी कोई क्लैरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल कम अप विद अ न्यू वीडियो वेरी सुन।